वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने जो वीक का शुरुआत है, आज वीक का पहला दिन है, वो एक अच्छी सोच और अच्छी उम्मीद के साथ कर रहे होंगे। और क्योंकि अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़रूरी है। हम भी शो का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे मुल्क भर में जो कोरोना की एक सूरत हाल है उसके हवाले से। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मुसलसल कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 58 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। और टोटल अगर केसेस की बात की जाए तो मजमूई केसेस अब तक 4,16,000 से तजावुज़ कर चुके हैं और मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की कुल तादाद जो है वो इस वक्त 8,361 हो गई है। लेकिन हमारी आवाम जो है अभी भी गैर संजीदा है। इज्तिमात हो रहे हैं, जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं और स्पेशली वो वालिदैन जो कि स्कूल्स बंद होने का मुतालबा कर रहे थे, वो अपने बच्चों को बेखौफ रेस्टोरेंट्स में लेकर घूम रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, मॉल्स में नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत की अगर बात की जाए, आवाम तो एक तरफ गैर संजीदा है लेकिन हुकूमत की भी कुछ नाअहली खुलकर सामने आ रही है। हॉस्पिटल्स की बुरी हालत है, कोरोना वार्ड्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कुछ हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। जैसा कि हमने कल भी देखा कि पेशावर में 8 अफराद जो है वो बर वक्त ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है वो काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। हुकूमत को मज़ीद क्या इकदाम करने चाहिए, क्या हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और आवाम का ये जो रवैया है ये कैसा होना चाहिए, इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुजा हैदर साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर शो में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। सर कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी तशवीशनाक साबित हो रही है। रोज़ाना की बेसिस पे हम देख रहे हैं एवरेज 40-50 लोग मर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है अभी उसका रवैया अभी तक संजीदा नहीं हो रहा। हमने पहली वेव में देखा कि जब इतनी ज़्यादा डेथ रेशो नहीं था, इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, लेकिन लोग इसको संजीदगी से ले रहे थे। अब क्या वजह है सर, क्यों लोग इतना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? अच्छा ज़रा मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि लोग संजीदगी से पहले भी नहीं ले रहे थे और अभी भी नहीं ले रहे हैं। ये परवरदिगार की एक मेहरबानी थी कि पहली लहर में हमारे यहाँ वो रिज़ल्ट नहीं आए जो कि दूसरे मुल्कों में आए। अमेरिका में तो इस वक्त हाल ये है कि हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं और एक खौफ, एक पैनिक की सिचुएशन हुई हुई है कि जनाब कोरोना एक ऐसी वबा है जिससे लोग हज़ारों लाखों की तादाद में मर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि कोरोना से ज़्यादा जो ख़तरनाक वबा है वो है जहालत। अच्छा, अब वो कोरोना अभी तक तो हमारे यहाँ अभी 2-3 महीने पहले तक तो, बल्कि अभी तक भी आप लोगों को कहते हुए सुनेंगी कि जनाब कोरोना कुछ भी नहीं है यार, ये सब ऐसी वो साजिश है और फला है ढमकाना है। तो मुख्तलिफ कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो है लोगों के जहन में। देखिए ये सारा जो है मामला शऊर का है। जो जितना ज़्यादा शऊर रखता है वो करबे आगही जिसे कहते हैं कि जिसको जितना ज़्यादा मालूम है वो उतना ज़्यादा परेशान है। आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल जो है तालीम का रेशो ना होने के बराबर है, सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, तो उनको पता भी नहीं कि कोरोना क्या है। वो लाखों की तादाद में मर भी रहे हैं तो कह रहे हैं यार ठीक है। हमारे यहाँ तो कितने अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिनका जो है एवरेज जो एज लिमिट है वो 42 साल या 38 साल है। यानी एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है, उम्र जो उसकी है वो 32 साल 38 साल में वो मर जाता है। तो उनके लिए कोरोना कोई मान ही नहीं रखता। कहते वैसे ही हमारे लोग लाखों की तादाद में मर रहे हैं तो कोरोना से मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो वही सिचुएशन जो है कमोबेश हमारे यहाँ हो रही है कि यार क्या है कोरोना यार। आप अक्सर आप बल्कि देखते हैं कितने एंकर्स जो हैं माइक लेके मार्केट में पहुंचे हुए होते हैं कि जनाब कोरोना क्या है, तो आपको अजीब अजीब जवाब सुनने को मिलते हैं कि यार कुछ भी नहीं है कोरोना और कोरोना साजिश है और ये। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है कोरोना के ख़िलाफ़ या किसी भी वबा के ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़, वो है कि एजुकेशन रेशो जो है हाई किया जाए। जब तक आम आदमी को शऊर नहीं आएगा उसको मालूम नहीं होगा। देखें जो कौमें शऊर रखती हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तालीम का रेशो हाई है, वो इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं।
हम लोग इसको अभी भी एक खेल तमाशा समझ रहे हैं, सेहोनी साजिश समझ रहे हैं। और आप देखने लेंगे जनाब जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो अपोजिशन गवर्नमेंट को कह रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन को कह रही है, हर आदमी जो है वो दावे कर रहा है कि 10 बिल्कुल सर, इस पे भी लाख बात आदमी करेंगे जाएगा। जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है, अपोजिशन जो जलसे कर रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुजा हैदर साहब स्टूडियो में, जो कि तज्ज़ियाकार हैं और इनसे हम कोरोना के मुल्क भर में जो सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात करें। सर, कोरोना ने पूरी दुनिया को ही बहुत ज़्यादा मुतासर किया है और पूरी दुनिया ही इसका शिकार है। और अगर हम ऐसा कहें कि कोरोना ने दुनिया को दो अदवार में चेंज कर दिया है, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। पोस्ट कोरोना में लोगों की मिलने मिलाने का तरीका चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई, डेली रूटीन चेंज हो गई है, रस्म व रिवाज मनाने का तरीका चेंज हो गया है। तो लोगों के दिलों में एक सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा, आखिर इसकी कोई सलूशन आएगा, कोई इलाज आएगा। तो मैं जानना चाहूँगी कोई रिसर्च, कोई रेमेडी, कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ बताइए इस हवाले से। देखिए ज़रा ख़ित्ते के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से अपना अपना तरीका लोगों ने रेमेडीज़ का किया है। अभी जो रिसेंट जो सबसे अपडेटेड जो रिसर्च है वो चाइना की है कि चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल किया है अपने मुल्क में इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो है, और उसका उन्होंने रेमेडी ये निकाली है कि आप स्टीम लेते रहें। देखिए बेसिकली कोरोना वायरस जो है वो आपके सांस की नाली में जाकर आपके लंग्स पे अटैक करता है। तो हमारे यहाँ ये है कि जोशांदा पी रहे हैं लोग, अदरक की चाय पी लें और सिनेमन का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें कि आपके लंग्स जो है वो महफूज रहे, आपके फेफड़े मजबूत रहें। तो इसी तरीके से चाइना में जो अभी जो नई रिसर्च आई है कि चाइना ने बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। हालांकि अभी तक वैक्सीन जो है अप्लाई होना शुरू नहीं हुई, दुनिया में बन गई है वैक्सीन और इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स आप देखेंगे कि सारी दुनिया में वैक्सीन जो है वो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन चाइना ने वैक्सीन के बगैर अभी जो है वो कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद आप 2-3 सिप गर्म पानी के ले लें, गर्म पानी मुस्तकिल पीते रहें और स्टीम जो है वो आप दिन में कम से कम 4 दफ़ा लें। तो उससे क्या होता है, आपके एयरवेज जो होते हैं, सांस की नालियाँ जो है आपकी वो साफ़ रहती हैं और वो गर्मी से जो है वो वायरस जो है वो मर जाता है उस भाप से, गर्म टेम्परेचर से। सर्दियों में वैसे भी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, सर्दियों में हमारे यहाँ भी दूसरे भी होते रहते हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है जोशांदा पिए और जनाब अदरक की चाय पिए, सूप वगैरह का इस्तेमाल रखें। तो ये सारा ये बेसिकली ये वायरस जो है वो सर्दी में यानी टेम्परेचर अगर लो हो जाता है तो ये फलता फूलता है। तो उस लो टेम्परेचर में आपने जो है वो गर्म पानी से, गर्म मशरूबात से उसको कंट्रोल करना है। सही। और सर, मुल्क की बात करें, अपोजिशन की बात करें स्पेशली, तो वो जलसे नहीं कर रही है, जुलूस कर रही है। हमने देखा पेशावर का जलसा हुआ, हुकूमत ने मना किया, उसके बाद मुल्तान में जलसा हुआ, अब लाहौर में जलसा करने जा रही है। और बाकायदा जो सरबराह हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्हें बहुत ही एक ज़िम्मेदाराना इस वक्त बयान देना चाहिए, वो बाकायदा अपने कारकुनान से कह रहे हैं कि आप लोग जलसे गाह में पहुँचें, चाहे आपको डंडों का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे आपको चीज़ें तोड़ कर आना पड़े। तो सर, ये जो अवाम है उनकी जानों से खेलने वाली बात नहीं हुई? क्योंकि आप देखें बिलावल भुट्टो को कोरोना हुआ तो वो खुद तो क्वारंटीन हो गए, लेकिन एक आम आदमी जो कि एक कमरे के जो है वो फाइनल राउंड खेलना है हुकूमत के साथ कि अगर इस वक्त वो मिस कर जाते हैं इस राउंड को तो अपोजिशन एक बहुत मुश्किल से सूरत हाल में पड़ जाएगी। तो वो तो एक पॉलिटिकल मामला है, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने सारा करना है। बात देखें, ये सियासतदान हमारे यहाँ हों या जो भी लोग हों, ये आते कहाँ से हैं? बेसिकली आवाम में से आते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि आवाम जो है अपने अंदर से लोगों को चुन लेती है। जो अब आवाम में जो है हमारे यहाँ तालीम का रेशो जो है वो 33% है और हमारे यहाँ उसको ख्वांदा समझा जाता है, उसको एजुकेटेड समझा जाता है जो अपना नाम लिख ले। तो अब आप समझ लें कि हमारे एजुकेशन का हाल क्या है, एजुकेशन रेशो क्या है, और उसी में से ये सियासतदान निकल रहे हैं। तो जब आपको तालीम नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, तो आपको शऊर की भी कमी है। तो वही शऊर की कमी हम सियासतदानों में देखते हैं और आवाम में देखते हैं। अगर
अगर ये सब किसी बाशऊर मुआशरे में हो तो पॉलिटिशियन कोई नारा भी लगाए तो लोग नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सर। और अमेरिका की बात कर लें तो अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद है, लाखों में वहाँ हलाकतें हुई हैं, लेकिन फिर भी वो लोग एक अपनी SOPs का फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है। उसके बावजूद हमारा जो हेल्थ सिस्टम है फिर भी वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम अपना हेल्थ सिस्टम देखें, वो तो एक डेवलप कंट्री है, उसके बावजूद आवाम बिल्कुल संजीदा नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है लोगों में। हम तो मुसलसल एजुकेट कर रहे हैं सर, डेली बेसिस पे कोरोना की अपडेट्स, और बाकी चैनल्स वाले भी, उसके बाद भी ये रवैया। जी, वैसे मीडिया, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मीडिया खासा संजीदा रवैया अख्तियार किए हुए, हाँ। और मीडिया बहुत अवेयरनेस दे रहा है लोगों को, लेकिन बात वही है कि आवाम संजीदा नहीं है। अच्छा, हमने वो हालात देखे नहीं है, अल्लाह ना करे, ये परवरदिगार की मेहरबानी है पाकिस्तान पर कि अभी तक हमारे वो हालात नहीं है, वरना हमने ऐसे कोई SOPs का ख्याल नहीं किया। हमें मदद, ये गैबी मदद है, वरना आप अमेरिका में देखें हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ ऐसी वबा ये काबू से बाहर हो गई तो हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन के वो एपरेटस नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद नहीं है, और हमारे यहाँ तो लोग जो हैं वो, अल्लाह ना करे कि लोग सड़कों पे पड़े होंगे अगर ये हाल हो गया तो, मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो। तो ये हमें इस बात को संजीदगी से लेना है कि अगर हमने इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो हम, अल्लाह ना करे कि ये बात कंट्रोल से बाहर हो जाए। वैसे और 3-4 महीने की बात रह गई है, वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब होने वाली है बहुत जल्द। इंग्लैंड ने बना ली है वैक्सीन, चाइना ने बना ली है, फाइजर कंपनी ने जो है वो अब उसका शुरू हो गया सिलसिला, रशिया ने वैक्सीन बना ली है। तो वैक्सीन की भी 2 इकसाम है, एक जो है वो बिल्कुल -70 -80 डिग्री पे जो है वो आपको, अगर उससे टेम्परेचर का लो कर देंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन ये जो चाइना और रशिया जो बना रहा है, और जो ऑक्सफोर्ड ने जो बनाई है वैक्सीन, वो पाकिस्तान में जो है टेम्परेचर के हिसाब से काम करेगी। तो विद इन 2-3 मंथ्स हम इस वबा पे काबू पा लेंगे। देखें, दुनिया में ये होता रहा है, वबाएं फूटती रही हैं, इससे पहले ताउन फैला, उससे पहले अभी हमने रिसेंटली देखा जनाब डेंगू फैला, उससे पहले हमने और वबा फैलते देखी जी। तो वो सब चीज़ें जो है वो, जब तक हमें उसका अभी हमें इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने इसको कैसे जो है इंटरेक्ट करना है। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका जो अभी तक नोन है वो ये है कि आपकी, ये जो है आपकी शील्ड है, कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है और डिस्टेंस एक दूसरे से रखना है। ये वायरस जो है कैरियर ढूंढता है, अगर आप उसके कैरियर ना बने तो ये वायरस, बिल्कुल आपने सही कहा, और एहतियात ही जो है इसका वाहिद हल है। लेकिन फिर भी हमारी आवाम अभी भी संजीदा नहीं हो रही। मजीद बात करेंगे कि हुकूमत को क्या मजीद इकदाम करने चाहिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की जो सूरत हाल है मुल्क में, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। शुजा हैदर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से। NCOC के मुताबिक कोरोना का जो 70% फैलाव है वो मुल्क के 5 बड़े शहरों में है, जिसमें कराची सबसे पहले है, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो कई कराची के भी मुख्तलिफ एरियाज़ में, इसी तरह लाहौर, इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं, हुकूमत को और मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए कोरोना से बचाव के लिए? क्या हमें पहले की तरह मुकम्मल कुछ अरसे के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन तो पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन कर देते हैं तो जो रोज़ का दिहाड़ीदार तबका है वो मारा जाएगा। सही। तो वो जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी बेहतरीन एक रेमेडी है कि आप स्मार्ट लॉकडाउन कर दें, जहाँ पे आप देखें कि ज़्यादा फैल रहा है उस एरिया को आप जो है लॉकडाउन कर दें। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि आवाम में शऊर दें, तालीम आम करें। सबसे अहम चीज़ जो है तालीम है। अच्छा सर, तालीम की आपने बात की, बहुत सारे वालिदैन जो कि पढ़े लिखे भी हैं वो बहुत शोर कर रहे थे कि स्कूल से कोरोना फैल रहा है। जब स्कूल्स खुले और स्कूल्स नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, फिर तालीमी इदारे जो है बंद करने का फैसला किया। वही वालिदैन आज मैं देखती हूँ कि वो CVU पे भी अपने बच्चों को लिए घूम रहे होते हैं, मॉल्स में भी घूम रहे होते हैं, पार्क्स में भी घूम रहे होते हैं। तो क्या कोरोना सिर्फ स्कूल से फैल रहा था या वो
ये क्या क्या सोच है सर? मतलब बड़ा गैर संजीदा रवैया हमने इख्तियार किया हुआ है कि हम समझ रहे हैं कि अगर कोरोना से कोई चीज़ छुट्टी मिल गई है तो वो हमने उसको छुट्टी को एंजॉय करना है। एहतियात तो लाज़मी है। लेकिन इस वक्त जो है आपने कम से कम सोशल गैदरिंग्स में जाना है, कम से कम लोगों से मिलना है, अपने आप को एक तरह से आपने क्वारंटाइन कर लेना है कि जनाब जितना हो सके आप जहाँ पे गैर ज़रूरी मुलाकातें आपने करनी है उनको, बहुत ज़रूरी अगर आपको मीटिंग्स कहीं करनी है तो वहाँ जाएं आप, वरना आप गैर ज़रूरी इज्तिमात से बचें, लोगों से फासला रखें। और ठीक है थोड़े दिन की बात है, 2 महीने के 3 महीने हम इस तरह कंट्रोल कर लेते हैं तो वो वायरस खुद अपने आप मर जाएगा। लेकिन वो हम लोग उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम उसको एंजॉय करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि जनाब अगर स्कूलों की बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों को घुमाने ले चलो, बच्चों को तफरी करा दो। ये बड़ा गैर संजीदा रवैया है। हमें देखिए कोरोना, अच्छा लोग ये भी हो गया कि इतना कोरोना हो गया कि लोग बेजार हो गए, यार छोड़ो यार कोरोना को, बाहर में जाए, हमने तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अपनी लाइफ जैसे गुजारनी है। तो कोरोना के बारे में अगर आप सिर्फ आपको थोड़ा सा शऊर हो तो ये इतना संजीदा नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ ये covid.gov.pk जो है एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इसमें बताया कि 4,94,000 जो केसेस जो हैं, 4,20,000 जो कंफर्म केसेस हैं और में से 3,56,542 जो है वो रिकवर हो गए। तो इसका मतलब है कि आपका 80% जो है वो रिकवरी रेट है। डेथ टोल जो है वो अभी इसमें 2% 3% कह लें कि है। तो अगर आप इससे थोड़ी सी एहतियात करें और इसको संजीदगी से लें तो कोई इस कदर ये यूँ समझ लें कि नमूनिया की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। अगर आप थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपना मजबूत रखते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं, सेहतमंद ग़िज़ा खाते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, तो ये कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस रखें, ये खुद ही 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सर। और एक लास्ट मैसेज जो आवाम इस वक्त देख रही है उसको क्या देना चाहिए कोरोना के हवाले? देखिए कोरोना बीमारी हो या कोई बीमारी, सबसे पहले हमें संजीदा रवैयों की ज़रूरत है कि हम अपने आप से सिंसियर हो जाएं। वो क्या शेर है अल्लामा इकबाल का कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की, सॉरी वो शेर का एक मिसरा याद है कि तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो हम सबसे पहले अपने आप से सिंसियर हो जाएं, हम अपना ख्याल रखें। तो हम हर आदमी अगर अपना ख्याल रखना शुरू कर दे कि थोड़ा सा बच जाएं लोगों से, थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस रख लें, थोड़ा सा मास्क का इस्तेमाल कर लें, ये थोड़ी सी एहतियात आपकी और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा। और एहतियात ही जो कोरोना के केस में है वो एहतियात ही अभी तक इलाज है। आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एक दूसरे से फासला रखें, क्योंकि यही एक अभी तक इसका वाहिद इलाज है। और इंशाल्लाह अब से कुछ दिनों में वैक्सीन भी जो है वो उसकी आ जाएगी। रूस ने भी वैक्सीन देने का कहा है, चाइना के हवाले से भी बात हो रही है, इसके अलावा फाइजर कंपनीज़, ऑक्सफोर्ड कंपनीज़। तो वैक्सीन भी इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन तब तक आपको अपना ख्याल बहुत करना है। और ख्याल ये है कि आप लोग एहतियात करें। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शुजा हैदर साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, एहतियात की आपने बात की और एक बड़ी अच्छी बात आपने ब्रेक पे जाने से पहले बताई कि इसका जो डेथ रेशो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। और अगर हम एहतियात करें, जो 20% भी अगर डेथ रेशो है तो वो भी हम उसको और पीछे ला सकते हैं। लेकिन सर, एहतियात की वही बात आई कि अभी मैं देख रही थी कि लोग इवेंट्स करें, इवन इंडोर इवेंट्स पे पाबंदी है, शादी की तकरीबात पे पाबंदी है, लेकिन लोग छुप छुप के घरों में तकरीबात कर रहे हैं। तो सर ये और मैं ये वो बात कर रही हूँ कि ये नहीं कि जो जिनको पढ़ाई की कमी है, एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे लोग अपने घरों में बाकायदा डेकोरेट कर लोगों को बुला रहे हैं और तकरीबात कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हमने देखा कि वो आसफा भुट्टो जरदारी साहबा की मंगनी में अच्छा खासा ठीक ठाक वो गैदरिंग रही उनकी। तो लोग अभी तक जो है ना इस बात को संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। ये ठीक है कि इसका डेथ टोल जो है वो 20% आप बहुत ज़्यादा बता नहीं, 2% से 3%। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर इतना है भी तो और भी कम हो सकता है। जी हाँ, इसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और देखें
डेथ टोल तो ये है कि हाँ जी इतने लोगों में से इतने लोग 2% 3% मर गए, लेकिन अगर वो जो बीमार होने वालों की तादाद अगर ज्यादा हो गई तो वो 2% 3% भी बहुत खौफनाक नंबर बन जाएगा। तो हमने सिर्फ एहतियात ये करनी है कि वो लोग बीमार ना हो, बीमारी जो है ये फैले ना, ये वायरस अगर फैल गया हर दूसरे तीसरे आदमी में होने लगा तो वो 2% भी जो है वो लाखों में बन जाएगा। सही। और सर कल कल्चरल डे मनाया गया, वहाँ पर भी लोगों का बहुत रश था। आप अगर मना भी रहे हैं एक सखावत, एक अपनी त्यौहार, तो उसको भी आप SOPs फॉलो करके भी मना सकते हैं। देखिए ये सारे कल्चरल इवेंट्स और ये सारी गैदरिंग्स ये सब ऐसा ही रहेगा, जिंदगी रही तो सब हम जिंदा रहे तो सब कुछ हो जाएगा, हम ये फिर भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल एरा है कि ये थोड़ा सा अगर हम 2-3 महीने कंट्रोल कर लें, इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात कर लें, तो ये सब चीज़ें हम फिर गैदरिंग कर लेंगे, हम फिर जो है वो कल्चरल डे मनाएंगे, हम फिर अपना रिलीजियस गैदरिंग करेंगे, हम फिर अपना सारा कुछ ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। ये वैक्सीन भी 2-3 महीने में आने वाली, ये थोड़ा सा पीरियड जो है अगर हम अपने आप को एहतियात कर लें, अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ कंटेन कर लें तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा खुद ये देखें इसमें गवर्नमेंट क्या कर लेगी। ये अभी मैं कनाडा से आ रहा हूँ, कनाडा में जो है वो उन्होंने ये पाबंदी लगा दी है कि जनाब एक घर में 10 से ज़्यादा लोग अगर जमा हुए तो उनको टिकट दे देंगे, वो जाके आपको सीधा सीधा जुर्माना कर देते हैं, फ़ाइन कर देते हैं आपको, जनाब $5000 तक का फ़ाइन है आपको। और अगर एक घर में अगर कोई तकरीब हो रही है तो इनडोर तकरीब में जो है वो 10 से ज़्यादा अफराद ना हो, और आउटडोर तकरीब है तो 50 से ज़्यादा अफराद ना हो। यानी इवन आप ओपन एयर में कर रहे हैं, 50 अफराद से ज़्यादा अगर गैदरिंग होगी तो उसको वो फाइन कर रहे हैं। सर दुबई में भी ऐसा है, हर कंट्री में ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट अगर किसी को भी जनाब फाइन करने की तो बात छोड़ें, किसी को अगर उंगली भी उठाती है जनाब आप नहीं करें तो लोग काबू से बाहर हो जाते हैं। तो हर आदमी जनाब कहता है नहीं जी ये तो मेरा हक है, ये तो कल्चरल डे मनाऊंगा। अभी जैसे आपने कल्चरल डे की बात की, माशाल्लाह हम लोग हर साल कल्चरल डे मनाते हैं, और ये सारी तकरीब हमारे जो नेशनल जो डेज हैं उन पर हमें बिल्कुल सब कुछ गैदरिंग्स करनी चाहिए। लेकिन हमें खुद समझना है ये कि ये थोड़ा सा ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान का इशू नहीं है, हमारे शहर का इशू नहीं है, पूरी दुनिया में एक चीज़ फैली है। तो जब पूरी दुनिया एक चीज़ के बारे में शोर कर रही है तो थोड़ा सा हमें भी रियलाइज़ करना चाहिए। लेकिन भारत क्या बिल्कुल सर, इन शॉर्ट ये भी बता दें हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए हुकूमत ने फौरी तौर पर अस्पतालों की हालत को बेहतर करना है, जो कर भी रहे हैं, और जनाब ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हमें इंतजाम करना है, और हर आदमी को आगाही देनी है, जो कि मीडिया हमारा बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा कर रहा है। मीडिया जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ लोगों की सेहत के लिए ये करना है कि जो बीमार हो जाते हैं उनके रेमेडी के लिए फ़ौरन ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल हों, अस्पतालों की तादाद बढ़ाई जाए, और कोरोना वार्ड्स हॉस्पिटल में और मेरे ख्याल है जो अस्पताल में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, खासतौर पर उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें, उनके लिए जो है वो जो उनको लिबास, प्रोटेक्टिव लिबास उनको जो है प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा हैदर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आपने बहुत ही अहम गुफ्तगू जो है वो हमारे नाज़रीन से की। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार पाशा। तो आइए देखते हैं कि आज हमें वो क्या हेल्थ टिप देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार पाशा। हम हाजिर हैं अपनी हेल्थ टिप्स के साथ। हम सुना करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। दुनिया में खाने की ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि अब मुंह की हिफाजत के लिए हमें ज़रूरी है कि ब्रश के अलावा और चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। दांतों के लिए हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हमारे मुंह में ज़बान, गाल और तालू भी शामिल हैं। ये भी हमारी तवज्जो मांगते हैं। पान, छालिया, सिगरेट से हमें इज्तनाब करना चाहिए। ज़्यादतीस के मरीज में दांतों की हिफाजत और ज़रूरी हो जाती है। फौरी तौर पे डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। फ्लोराइड का इस्तेमाल बढ़ाएं। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, इसको दिन में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा माउथ वॉश का इस्तेमाल करें और दिन में 1 बार फ्लॉस ज़रूर करें।
दांत इंतहाई अहम है। दांत से हमारी शख्सियत खूबसूरत नज़र आती है। दांत जब टूटने लगते हैं तब हमें इनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने मुंह का ख्याल रखें। हमें उम्मीद है आपको हमारी हेल्थ टिप्स पसंद आई होंगी। हम फिर हाजिर होंगे नई हेल्थ टिप्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहिए। शुक्रिया। जी, आपने रिपोर्ट देखी और अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर, जो कि आपका मसला है, जो कि हमारा मसला है। पाकिस्तान में सर्दियों के आते ही गैस का शदीद बहरान हो गया है। कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस दस्तयाब नहीं है। CNG स्टेशन भी 24 घंटों के लिए बंद कर दिए गए हैं। कराची वालों के लिए मौसम कोई भी हो, मुश्किलात कम नहीं होती। गर्मियाँ होती हैं तो बिजली की लोड शेडिंग आवाम का जीना मुश्किल कर देती है, और सर्दियों के आते ही गैस की बंदिश ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? क्या रिसोर्सेज की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है, कंजम्पशन ज़्यादा है तभी डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क है, या फिर हुकूमत की नाअहली है? इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। इस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर शफकत साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं और तज्जियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है जी। आप सुनाएं। सर आपको शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और सर गैस की जो इस वक्त सिंध भर में, कराची में CNG स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो गैस की एक किल्लत है। हमेशा यही होता है, कई सालों से ये चल रहा है। तो हम पहले से क्यों प्लानिंग नहीं करते कि सर्दियाँ आ रही हैं, कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, क्या वजूहात है सर इसकी? देखिए जी, प्लानिंग तो वो लोग करते हैं जो अवाम के लिए आते हैं और अवाम के ज़रिए आते हैं। जो लाए जाते हैं वो उनके लिए तो ये मसला नहीं, उन्होंने पता है हमने हुकूमत 5 साल करनी है, हमें किसी ने पूछना नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना कि ये मेजर प्रॉब्लम है कराची के लिए बल्कि मुल्क के लिए। मैं समझता हूँ कि जब पता भी था, सिर्फ ये नहीं कि पहले से ऐलान कर देना था कि इस वक्त गैस की लोड शेडिंग होगी। जब गैस की लोड शेडिंग होगी तो फिर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपको चाहिए कि प्रेशर उसका बिल्डअप करें। आपको भी पता है सर्दियां आती हैं, लेकिन गर्मियों में भी लोड शेडिंग होती है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। तो इसके हमें समझ में नहीं आती गर्मियों में क्यों होती है और सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। और प्रेशर होता है, सर्दियां होती हैं, वहां पे ठीक है, लेकिन आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप उसको जो है वार्म अप रख सकते हैं, आप गैस की सप्लाई को जारी रख सकते हैं। कंज्यूमर अगर ज्यादा भी हैं तो इससे क्या, लेकिन आपके पास गैस की शॉर्टेज तो नहीं है। और फिर हैरत की बात तो ये है कि गैस जहाँ लोड शेडिंग हो रही है, उसके बावजूद हम बिल जो है के इलेक्ट्रिक के हिसाब से ही आ रहे हैं। मेरे अपने घर का बिल 250 रुपए आता था, अब वो बिजली गैस का बिल जो 1700 आ रहा है मुसलसल, तीसरा माह है 1700 आ रहा है। अब आप देखें लोड शेडिंग, जैसे के इलेक्ट्रिक वालों की लोड शेडिंग है लेकिन बिल में कमी नहीं आती जी। तो यहाँ भी यही सिलसिला है कि गवर्नमेंट जो है प्लानिंग नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर ये खौफ हो कि अवाम बाहर निकलेगी, अवाम खड़ी हो जाएगी, इनको कोई एक किसी के आगे जवाब देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग करेंगे और उसके ऊपर जो है बाकायदगी से लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन उनको डर नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में किसी चीज की कमी है। आप देखिए ऐसे भी इलाके जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही। सही बात। मैं अब उनका क्या नाम लूं, क्योंकि लेकिन जिन इलाकों में हो रही है वहाँ गरीब और मुतवस्सित तबका रहता है, वहाँ लोड शेडिंग के एरिया में वो कुछ इलाकों में हो रही है, क्योंकि वहाँ बाद ऐसे इलाके जहाँ इन्होंने देखे कंप्रेसर लगा। अब देखिए बाद इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, वो खतरनाक काम क्या रहा है, लोगों ने छोटे छोटे कंप्रेसर लगाए हुए, जिससे वो क्या करते हैं, वो गैस खींच रहे हैं। और बाद लोगों ने क्या किया, अपने घरों में सिलेंडर रखे हुए हैं, जो कि खतरनाक है। न्यू कराची का वाकया आपके सामने है। बिल्कुल, हाँ। तो ये अवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? जब गैस की लोड शेडिंग होगी तो लोग ला महला उन्होंने अपने खाने तैयार करने हैं, नाश्ता तैयार करना है, तो क्या करेंगे, वो सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि खतरनाक काम है। और फिर जो है LPG के लिए भी लाइनों में लोगों को लगेंगे, और फिर क्या घरों में धमाके होंगे, फ्लैटों में धमाके होंगे, लोगों की जान को खतरा है। ये गवर्नमेंट को इस सीरियसली इसको देखना चाहिए कि ये जो है हम इस पे तवज्जो दें, क्योंकि ये खाली कह देना कि जी सर्दियों में लोड शेडिंग होगी गैस की, ये कोई मसले का हल नहीं है। इसका मतलब आप मानते हैं कि आप नाहिल हैं। सिंध की अगर बात करें तो बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध में इतने मसाइल क्यों हैं? बाकी सूबों में नहीं हो रही इतनी गैस की लोड शेडिंग, ना उस तरह से जिस तरह से सिंध में हो रही है, कराची में हो रही है, तो सिंध वालों के लिए इतना ये जुल्म क्यों? ये आपकी बात बिल्कुल सही। मैं भी रिसेंटली पंजाब से आया हूँ, तो मैं जहाँ भी गया हूँ लेकिन मैंने लोड शेडिंग नहीं देखी जी। सुबह मेरे को बेड टीवी मिल रही थी, सब कुछ। कभी मैंने किसी के मेहमान जहाँ भी गया हूँ किसी के ये शिकवा नहीं किया कि ये लोड शेडिंग है। आपकी बात सही है। सिंध के अंदर ये है कि सिंध हुकूमत जो है
वो खुद भी जो है मतलब कि गो के ये फेडरल का मामला है, लेकिन सिंध हुकूमत भी अगर दिलचस्पी ले, बाद ऐसे भी मसले हैं जो सिंध हुकूमत के अपने इख्तियार में वो भी नहीं कर पा रहे। तो सिंध के अंदर हम सिर्फ फेडरल को ही नहीं हम मुआदे इल्जाम दे सकते, इसके अंदर हम हमारे अपनों का भी कसूर है जी। वो भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। और सिंध के अवाम को कौन से मसाइल है जो नहीं सामना करना पड़ रहा, कचरे का सामना है, लोड शेडिंग का, के इलेक्ट्रिक वो तंग कर रही है, ओवर बिलिंग है। और सर सबसे अहम साफ पानी पीने का सिंध वालों को मुयसर नहीं, कराची वालों को टैंकर माफिया, हम पानी भी खरीद कर पीते हैं। हम तो हर चीज, ये तो खुदा का शुक्र करें कि हवा इनके कंट्रोल में नहीं है, वरना वो भी हमें खरीदनी पड़ती। देखिए आप कराची का पानी का मसला नहीं है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कराची में पानी का मसला नहीं है। कराची में पानी का मसला पैदा किया, हर मसला यहाँ पैदा किया जाता है। क्योंकि आप देखें अगर आज टैंकर माफिया को आप हटा दें जी, तो आप देखें कराची का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि टैंकर माफिया, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो हुकूमती सतह पे भी हैं और जो सरमाएदार, वो लोग जो है इन टैंकर माफिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके चूल्हे इनके पैसों से चलते हैं। सिर्फ उन चंद लोगों पे हाथ डाल दिया जाए, टैंकर माफिया जो है खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि टैंकर माफिया हो या कोई भी जुराइम हो, उसके पीछे जब तक कोई बड़े का हाथ ना हो तब तक काम नहीं चल सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सर वैसे अगर देखा जाए तो कराची की जो आबादी है एज पर लास्ट सेंसस वो कम बताई गई है, वैसे इसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये एक बेसिक वजह तो नहीं है कि कंजप्शन ज़्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आबादी है? देखिए जी, ये किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये कि आबादी के जहाँ बड़े बड़े शहर होते हैं आबादी वाले, तो क्या उनके नहीं होते, लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। मैं यूरोप में तो आप यकीन करें, वो 10 साल के बाद मैंने इधर वो काम देखा है। मैं सुबह देखता था अपने फ्लैट से नजर मारता, एक आदमी ने हेडफोन लगाया होता था और वो ऐसे प्रेशर से ऐसे जमीन को ऐसे नापता था। तो मैंने किससे पूछा ये क्या, बोलता है ये सेवरेज की लाइन और पानी की लाइन को चेक करते हैं कहीं से चौक तो नहीं हुई। तो वो आकर फिर बताता है। यहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं है। और यहाँ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ जो सिलसिला जो है, यहाँ बड़ा अजीब सिलसिला है। यहाँ कराची की आवाम देख कितना जुल्म हो रहा है, कोई बाहर निकल रहे हैं, कोई भी कराची की आवाम के लिए बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा। जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, सियासतदान ये अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। कराची या सिंध की आवाम के लिए कोई भी एहतजाज नहीं कर रहा, क्योंकि सिंध और कराची की आवाम जो है खुद अपने लिए खुद नहीं उठ खड़ी होती। मसला ये सब बंदे बेशक किसी जमात से ताल्लुक रखते हो, उनको चाहिए यहाँ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, वो खड़े हो जाए। अगर पीपल्स पार्टी का इलाका है तो उसके अंदर एमकेएम वाले भी रह रहे हैं, उसके अंदर सिंधी भी रह रहे हैं, बलोच भी रह रहे हैं, हर कौम के लोग रह रहे हैं। मसाइल तो सबके एक जैसे है ना। तो हम एक मसाइल के लिए तो हम एक हो जाए। हम पार्टियों से बालातर होकर सोचिए और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जो है मुश्किलात को दूर करें। क्योंकि इस वक्त देखिए कि इतने हालात खराब है, आप यकीन करें, आप सुबह ऐसे भी इलाके हैं कि आप सुबह जब नाश्ते के लाएंगे तो चूल्हा ही नहीं जल रहा। अब आप क्या करेंगे? अब लकड़ियां जलाएंगे कि आप फिर 100 साल पीछे आवाम को लेके जाना चाह रहे हैं। और अगर गैस का सिलेंडर लाएंगे तो वो भी खतरा है। आप गीजर नहीं चला सकते। आप सर्दी अगर आएगी तो आप कैसे पानी को गर्म करेंगे? वो गीजर जिन्होंने लगाए वो भी बेकार है। लेकिन बिल बाकायदगी से आएगा, ये मैं आपको बता दूं। गैस वाले जो हैं इलेक्ट्रिक वालों को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने लोड शेडिंग की, बिल पूरे आ रहे हैं, इन्होंने भी लोड शेडिंग की, बिल पूरे दे रहे हैं। देखिए सर, गैस के बिल पहले इतने ज्यादा नहीं होते थे। अब जो है जो घरेलू सार्फिन है उनकी यही कंप्लेन है कि लोड शेडिंग भी हो रही है लेकिन बिल जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। आप सीएनजी को देख लें, उसकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, एलपीजी को देख लें, उसकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, जो घर में जो गैस आती है उसकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। मेरा ख्याल है ये कोई के इलेक्ट्रिक वाले जो है ना गैस में चले गए हुए, गैस डिपार्टमेंट में, इसीलिए ये, वरना सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो था अगर कोई कहता था तो गैस वालों का कहता था कि एक फोन कॉल कर से कंप्लेन हो जाती, फौरन जाते थे तो बिल कभी उनका कभी ओवर बिलिंग होती ही नहीं थी गैस वालों की। लेकिन अब आप देख लें ये भी उसी पैरा पे चल रहे हैं जहां के इलेक्ट्रिक चल रहा है। और अगर बिल ज्यादा आ जाएंगे तो आप उनको दुरुस्त कराने के लिए जाएंगे तो दुरुस्त होते भी नहीं और लाइन में भी आपको लंबी लगना पड़ता है। बिल्कुल सर, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आज हम बात कर रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से। और इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं शब्बीर शफकत साहब जो कि तज्ज़िया निगार हैं और समाजी कारकुन भी हैं। सर, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे थे। सर, सीएनजी तो 24 घंटे से बंद ही है, सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जो
घरेलू सारिफीन के लिए जो गैस आती है वो भी परेशान है। जैसे कि नाश्ता बनाने के लिए अगर कोई उठता है तो मेन जो खाने का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, उस वक्त गैस नहीं आ रही होती, और अगर आ भी रही होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो सर, ये प्रेशर कम होने की क्या वजह है? देखिए, एक तो ये जेन्युइन मसला जो है सर्दियों में होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मसला ये कि इसका अल्टरनेट भी होता है कि इसको जो वार्म अप किया जाता है, इसको जो गैस कंपनियां वो इसको क्या करती है, इसको मेंटेन रखती हैं। जहां इन्होंने बड़े बड़े कंप्रेसर लगाए हुए वहां उनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जो है एक सोची समझी साजिश के तहत सिंध को जो है टारगेट किया जा रहा है। कराची में ये मसाइल है। सर्दी कराची में तो इतनी नहीं है जितनी पंजाब में हो रही है। अगर हम ला महला ये मान भी ले कि सर्दी की वजह से ये प्रेशर होता है, लाजमी होता है, तो फिर पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, कराची में क्यों इतना टारगेट किया जाए? और आप देखें, जो लोग जो है अगर खुदा करे उठते, जब सुबह उठते हैं खुदा खुदा करके, तो फिर वो जब नाश्ते के लिए औरतें जाती हैं तो नाश्ता तैयार नहीं कर पाते। अब बताएं, वो शख्स जो है जिसे काम पे जाना है, जब उसको नाश्ता नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? एक तरफ आपने कोरोना की वजह से लोगों को डराया हुआ है, कारोबार जो है मुतासर हुआ है। अब बताएं, इतनी महंगाई के अंदर लोग बाजार से कैसे अफोर्ड करेंगे? 3-3 वक्त का खाना लोग बाहर से खा रहे हैं। ये एक जुल्म नहीं, आवाम के लिए क्या आप कर रहे हैं? सर, तो मेजर वजूहात की बात करें, इशू कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है? मतलब ये है, इनकी नीयतों में फतूर है। जो बंदे ये काम नहीं करते, कॉम्पिटेंट, जब सफारशी बंदे आप रख देंगे जी, कॉम्पिटेंट बंदे नहीं रखेंगे, कॉम्पिटेंट बंदे तो सारे बाहर चले गए हैं। जो सफारशी बंदे आपने रखे हुए हैं वो इस कैलेबल के नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वरना, और उनको पता भी नहीं है कि कोई हमसे कोई जवाब तलब कर सकता है। वरना जो है वो अपनी मेहनत करें, कंप्रेसर, ये जो भी पावर्स है या जो भी प्रेशर है उसको बिल्डअप करें। जिन जिन इलाकों में शिकायत है आप उनके प्रेशर को मेंटेन करें, लेकिन वो नहीं है, उनको पता है हमें कौन पूछने वाला है, और अवाम कुछ भी करे। ये जहां सर्दियों का मसला है वहां 30% अगर ये है तो 70% इनकी नीयतों का, इनकी नाहली का मसला है। सही। वरना आप देखें ना, सर्दियों में तो पंजाब में सर्दी नहीं है, कराची में तो इतनी पड़ी नहीं रही, ज्यादा है वहां पर तो, और वहां तो धुंध भी है, और आप देखें सर्दी इतनी है कि यहाँ तो कराची में तो वो उसका मुकाबले कुछ नहीं है। फिर वहां क्यों नहीं? अगर हम एक बात मान ही लें कि सर्दियों की वजह से ये होता है, फिर पंजाब में भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये इनकी नीयतों का है। अगर इनको पता हो कि कोई हमें पूछेगा हमारी नाहली की वजह से या हमारी ये सुस्ती कहली की वजह से हमें जवाब देना पड़ेगा, हम नौकरी से फारिग हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि आप किसी बंदे को भी, ये नाहल आदमी को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर बैठा जो है उसका रिश्तेदार है या उसका ताल्लुकदार है, या वो उससे इंटरेस्ट है उसका। सर, तो आप ये कहते हैं सिस्टम का फॉल्ट है? सिस्टम तबाह हो चुका है। हम तो वैसे ही, आप अगर किसी को भी आप पूछे तो खौफजदा सिस्टम है, लेकिन क्या ये कुदरत पाकिस्तान को चला रही है, बाकी सिस्टम तो तबाह कर दिया गया। लोगों को तनख्वाह, गैस कंपनी में तनख्वाहें का आप सुने तो हैरान होंगे, सबसे ज्यादा इस डिपार्टमेंट की तनख्वाहें हैं और इस सर्विस इसकी सबसे जीरो है। बिल्कुल। सर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, समीर नजमुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है लाइन सही से कनेक्ट नहीं हो पा रही। जी सर, आप बात कर रहे थे। तो मसला सिर्फ ये है कि जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, आप बाहर की दुनिया को, हम हमेशा मिसालें हमारे वजीर आजम भी देते हैं, सब देते हैं कि जी फलां बाहर देखिए ये हो रहा है, भाई वहाँ चेक एंड बैलेंस है। वहाँ अगर वजीर आजम भी कोई गलत काम करता है या उससे हो जाता है या उस पर इल्जाम लग जाता है, वो रिजाइन करता है जी। हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है। नाअहल बंदे को भी हमने बिठाया होता है, हम उससे पूछगिछ नहीं करते। आप देखें ना यहाँ जो हो रहा है आपके सामने, देखें गैस कंपनी को कितनी फैसिलिटीज मिली हुई है, मेडिकल अलाउंस है, सब कुछ है, उसके बावजूद अब आवाम को क्या सर्विस दे रहे हैं। और आप देखें ये ओवर बिलिंग करेंगे, आप जब जाएंगे तो आप देखें लाइनें लगी हुई हैं, आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा, टोकन के बाद लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन एक लंबी लाइन होगी, जो बंदा जाएगा वो एक दिन की अपनी दिहाड़ी खत्म करके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको अपनी ऑफिस से ऑफ करना पड़ेगा एक दिन के लिए, तब जाके वो लाइन पे पहुंचेगा, और उसके बाद वो बिल भी सही नहीं होगा, वो बोलेंगे नहीं जी आपका तो ये हो गया था, ये हो गया, मसाले दे के आपको पूरा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, वो करेक्ट उसमें कभी वो होता नहीं। हाँ, आपका बिल सही नहीं करेंगे। बिल्कुल। सर, हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद है, समीर नजमुल हसन साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन सिंध जोन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया।
सर गैस के बहरान के हवाले से बात कर रहे हैं और कराची में, सिंध में गैस की जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है, सीएनजी स्टेशंस भी बंद कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस सूरत हाल के हवाले से? देखिए, थोड़ा सा जो ना जो नॉलेज का लैप्स हुआ है वो ये कि इस वक्त सिर्फ वो सीएनजी स्टेशन बंद है कि जो लोकल गैस के ऊपर हैं। जो मेजॉरिटी तकरीबन 613 में से तकरीबन 550 स्टेशन जो है ना, वो उनकी बिलिंग RLNG के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है और वो फिलहाल जो है हर तरह की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। इस वक्त सिंध के अंदर तकरीबन 550 स्टेशन तो मुस्तकिल बुनियादों पे खुले हुए हैं। सिर्फ वो स्टेशन बंद हो रहे हैं कि जो लोकल गैस के ऊपर है, जिनकी तादाद 60-70 के करीब है। ठीक है सर, सीएनजी स्टेशंस तो कुछ आपने कहा ज़्यादातर खुले में, कुछ बंद है, लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। कराची के इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है और सर्दियों के आते ही ये चीज़ शुरू हो जाती है। तो ये हर साल का मसला है। कोई प्लानिंग पहले से क्यों नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई जाती इसके लिए? देखें, पिछले सालों में तो इसके सबसे ज्यादा बड़े शिकार जो हुए थे वो तो हम हुए थे। आपको जैसे कि याद होगा कि 15 दिसंबर 2019 को हमें इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर दिया गया था। सबसे पहले तो शिकार ही हम हुए थे। इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो मिसमैनेजमेंट है गैस की, वो हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। कभी आपको खुद पता लगता है कि जी RLNG की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी लेकिन वो मंगवाई नहीं गई, कभी लेट मंगवाई जाती है, कभी बिल्कुल ऑन दी एज मंगवाई जाती है, कभी उसके बाद तो कोई फील्ड बैठ जाती है। अच्छा, फिर सर्दियों में ही इनको जो एनुअल जो अपनी मेंटेनेंस करनी होती है वो याद आती है, जबकि ये समर्स में भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल पीक सीजन जैसे ही जाता है, कई जो फील्ड्स हैं उनको जानबूझ के बंद कर दिया जाता है कि जी है ना, कि वो एनुअल मेंटेनेंस पे चली गई। तो ये सब चीजें मिसमैनेजमेंट है इंतहा से ज्यादा। और गैस बहरान की जो असल जिम्मेदारी है वो सिर्फ मिसमैनेजमेंट की है। सर, तो मिसमैनेजमेंट कहाँ पर है? हुकूमती सतह पे है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है, सूबाई हुकूमत की बात करें, कहाँ पर सूबाई हुकूमत का तो कोई मामला ही नहीं है इसके अंदर। ये सारा फेडरल गवर्नमेंट का मामला है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही मिसमैनेजमेंट होती है और पिछले तकरीबन 2018 से तो ये बहुत ज्यादा ही मिसमैनेजमेंट बढ़ गई है। मतलब ये अपनी हदों को छू रही है। अभी जैसे कि आपको पता लगा होगा कि हमने तारीख में सबसे महंगी RLNG इंपोर्ट की है। उसकी वजह यही बनी कि जो कार्गोज हम 4 महीने पहले बुक करके नॉमिनल प्राइस के ऊपर ले सकते थे, वो हमने बिल्कुल एंड में आके कि जब विंटर से स्टार्ट हो गए और पूरी दुनिया RLNG की प्राइसेस बिल्कुल टॉप पे चली गई हैं, तब हमें जाके याद आया कि यार हमें RLNG की जरूरत थी। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मिसमैनेजमेंट का मसला है। बहुत शुक्रिया समीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मजीद बात करेंगे लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर शफ़क़त साद, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, और आज हम उनसे गैस की बंदिश के हवाले से सवालात कर रहे हैं। सर, गैस जो कंपनीज होती हैं वो कोई लोड शेडिंग का जो लोड मैनेजमेंट प्लान है वो क्यों नहीं पहले से बना लेती, ताकि कम से कम तरजीह बुनियाद पर जो घरेलू सार्फिन हैं उन लोगों को तो गैस मिलती रहे? दरअसल मसला ये, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये लोग जो हैं सीरियसली नहीं है, क्योंकि इनको डर अगर हो कि हमें कोई पूछने वाला हो, क्योंकि इनके जो बड़े हैं, आप उनके पास जब कंप्लेन जाते हैं वो इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वजीर के पास जब बात जाती है वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी पकड़ नहीं है। अगर इनकी पकड़ हो तो ये प्लानिंग करें, इनको पता हो कि भाई सर्दियां आ रही हैं, कहाँ से हमने प्रेशर को जो है ज्यादा तेज करना है, कहाँ से प्रेशर को हमने कम करना है, कहाँ से गैस ज्यादा आ रही है। लेकिन वो इस चीज पे प्लानिंग करते नहीं है, क्योंकि ये अच्छे प्लानर नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग जो है मिसफिट स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान को अगर देखें, जो बंदे के अंदर जो सलाहियत है वो उस जगह पे नहीं बैठा हुआ, इसीलिए खराबी सारी हो रही है। जो बंदा कानून शिकन है वही वजीर कानून होता है, जिसकी सेहत अच्छी नहीं है वो वजीर सेहत होता है। जिसके लोगों कैलेबल को नहीं देखते, उसकी देखते नहीं है काबिलियत में, उसके टैलेंट को नहीं देखते कि ये बंदा इस काबिल है, इस चीज को फेस कर सकते हैं। और फिर दूसरा, जिस बंदे को हम रख रहे हैं अगर वो इस चीज को पूरा नहीं कर रहा है, इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसको रिमूव करके दूसरे बंदे को लाएं। लेकिन ये तो अपने बंदे का सिलसिला चल रहा है कि अपना बंदा बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। और आज आप देखिए अवाम परेशान है वजीर आजम को या मिनिस्टर ऑयल एंड गैस को कोई है तकलीफ
कि यार अवाम परेशान है, मैं कुछ करूं, उनकी तो नींद आराम से है। आवाम तो परेशान है, लेकिन हम घरेलू सार्फिन की अगर बात साइड पे कर दें, जो इंडस्ट्रीज हैं कितनी उसमें गैस की ज़रूरत होती है, पैदावारी का अमल जारी है, प्रोडक्शन उससे मुतासर होती है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो आपकी इकोनॉमी पे भी तो पड़ता है। लाजमी पड़ता है जी। आप ये देखें ना, कितनी जगहों पे तो शांति हो गई है, शिफ्टें जो है कम हो गई हैं, लेबर जो है उन्होंने फैक्ट्री वालों ने कम कर दी है, क्योंकि वो बैठ के तो नहीं खिला सकते ना। वो बिजनेसमैन जो है अपनी जेब से तो नहीं देगा, वो तो जो फैक्ट्री से कमाएगा उसी में से मजदूर को देगा ना। जब उसको पूरी प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, वो बैठा के तो नहीं मजदूरों को कहेगा ना कि आप खाते रहे, तो लाजमी तौर पर उनकी शॉर्टेज होगी मजदूरों की। तो आप ये देखिए फिर क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, मसाइल पैदा होंगे, क्राइम बढ़ेगा। अब आप देख ले कितना स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया कराची के अंदर, बहुत बढ़ गया। इससे पहले नहीं था, अब रोज बरोज वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं वो क्या करते हैं, गलत लोग उनको फौरन पकड़ लेते हैं, तो फिर वो उस तरफ चल पड़ते हैं, गलत रास्ते पे, क्योंकि उन्होंने अपना घर तो चलाना है ना जी। अच्छा सर, गैस की कहते हैं लीकेज भी हो रही है कुछ इलाकों में, तो ये लीकेज भी तो नहीं नुकसान का सबब बन रही है, और ये खतरनाक कितनी हो सकती है? बिल्कुल जी, मैंने खुद बाज इलाकों में देखा है, बाज लोगों के घरों में भी मैंने देखा है कि वो लीकेज हो रही है, और बाज लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक घर ने क्या किया, 10 बंदों को कनेक्शन दिए हुए हैं, वो भी वहां से भी लीकेज, क्योंकि हर बंदा तो खुद भी अवाम में भी थोड़ी सी खराबी है, लोग क्या करते हैं कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसके अंदर भी ये खराबी आ रही है। बाज लोग क्या करते हैं खुद ही मीटर्स के अंदर कुछ कर देते हैं, और वहां से वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं होता, वहां से गैस की लीकेज हो रही है। और बाज लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, तो कंप्लेन में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आजकल मैंने बताया ना, गैस कंपनियां उस तरीके से काम नहीं कर रही, वो परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरीके से पहले करती थी। पहले तो A1 डिपार्टमेंट था गैस और का। तो सर इसकी क्या वजह है? ये सियासी मदाखलत, नाहल बंदों की भर्तियां। अगर आप सियासी मदाखलत ना करें, जो बंदा गलत है वो पनिशेबल है। आप जब उसको ये पता है कि मुझे किसी ने पकड़ना नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो आप देखे ना, जितने ऑफिस में कभी चक्कर लगाए, देखे ऑफिस में ऑफिसर आता कितने बजे है, फिर आएगा, फिर उसने चाय पीनी है, फिर उसने अखबार पढ़नी है, उसके बाद आप देखें, और जो काउंटर पे बैठे हुए जो कंप्लेन के अंदर है, वो भी बातें कर रहे हैं, कोई मोबाइल पे लगा हुए, लोग लाइन में खड़े हुए। आप सिविक सेंटर में चले जाए, मैं खुद विजिट करके यहाँ गया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ वो आपस में बातें कर रहे हैं, मैं उधर लाइन में खड़ा हुआ, मैं सिर्फ चेक कर रहे हैं, मैं लाइन में खड़ा, मैं किसी का बिल लेकर गया, मैं देखता हूँ, मैं लाइन में खड़ा और वो बंदा बातें कर रहे हैं, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैंने जब उसको कहा तो बोल रहा है भी आपको इतनी जल्दी है ना, तो फिर आप सवेरे आ जाए, तो मैंने कहा सवेरे भी आऊंगा तो आप बातें ही कर रहे होंगे जी। तो मतलब कहने का कि उनको डर नहीं है, क्योंकि उनकी नौकरियां पक्की हैं, उनको पता है कि अवाम के लिए कौन बोलेगा। अवाम को तो कहीं से इंसाफ ही नहीं मिलता ना, अदालत में भी जाएंगे तो वो भी उनको डेट पे डेट मिल रही है, किसके खिलाफ आप आवाज खड़ी करेंगे, आवाज उठाएंगे? अच्छा सर, कोई गैस लाइन मंसूबा जो आपको लगता है कि उस पे काम हो रहा है, जैसे ईरान के साथ था, तापी एक गैस मंसूबा था, उस पे कोई काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बताइए? देखिए जी, काम तो शुरू हुआ था, लास्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद क्या किया, आपको तो बैरूनी दबाव की वजह से हमारा वो काम रुका हुआ है। अगर वो भी चल पड़ता तो मैं समझो, अगर वो भी चल पड़ेगा तो उससे कोई होगा, फिर भी उसमें नाहल लोग ही अगर बैठ जाएंगे तो फिर हमारे कराची वालों को तो वही प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि जब हम थोड़े में वफादार नहीं है तो हम बहुत में वफादार कैसे होंगे? क्योंकि हमने तो कराची की अवाम को मसाइलिस्तान में फंसा दिया हुआ है। कराची की अवाम इस वक्त देख रहे खुद भी अभी डेड हो चुकी है, आवाज ही नहीं उठा रही, हर किस्म का जुल्म उठा रही है, लेकिन चुप करके बैठी। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर शफकत साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आज आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे ज़हरा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।